ओके गाइस, सुनो मेरी बात को। कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था सीएपीएम मॉडल पे, करेक्ट है? क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपका आंसर आना चाहिए। मुझे बताओ, आरई कैलकुलेट करना है। आरई को हम क्या कहते हैं? आरई को हम क्या कहते हैं? हमें आरई कैलकुलेट करना है, हम आरई को क्या कहते हैं? हमें आरई कैलकुलेट करना है, हम आरई को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशंस 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 करेक्ट है। मतलब ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस है। हमें आरई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, उसमें एक मॉडल है सीएपीएम मॉडल, करेक्ट है। मुझे बताओ, बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना, क्या ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है? हाँ, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे सोच समझ के आंसर करोगे। अगर ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर हम मार्केट में करते हैं, जब भी मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपको कह दिया था कि मार्केट इज नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो मुझे सोच समझ के आंसर करना। मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट क्या है? रिस्की है कि नहीं है? रिस्की है। अगर हमें बैंक की एफडी से 7% मिल रहा है और मार्केट से भी 7% मिल रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर क्या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं। अगर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी 7% मिल रहा है तो कहेगा क्यों इतना रिस्क लूं, वाई टू टेक रिस्क। तो क्या उसके अगेंस्ट में क्या वो रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा? क्या उससे क्या डिमांड करेगा? मार्केट में से रिस्क प्रीमियम डिमांड करेगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12% का रिटर्न मिलने वाला है। कितने परसेंट का रिटर्न मिलने वाला है? 12% का रिटर्न मिलने वाला है। तो वो जो 12% का रिटर्न मिलने वाला है, वो जो 12% का रिटर्न मिलने वाला है, उससे हम आरएम के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? आरएम, रिटर्न ऑन मार्केट, रिटर्न फ्रॉम मार्केट, रिटर्न ऑन मार्केट। और मुझे बताओ, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 7% है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये दोनों का जो डिफरेंस 5% है, इसे बेटा रिस्क प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं। जब भी रिस्क प्रीमियम की बात आएगी तो क्या आएगी? आरएम माइनस आरएफ। यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। हाँ, सीएपीएम मॉडल ने, हाँ, मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो सीएपीएम मॉडल ने क्या कर दिया? ये रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बताओ वो दो कैटेगरी कौन सी है? एक तो सिस्टमेटिक रिस्क है, दूसरा कौन सा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क है। एक कौन सा रिस्क है? सिस्टमेटिक रिस्क है। दूसरा कौन सा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क है। लिसन मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा सिस्टमेटिक रिस्क बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है। ये इकोनॉमी का रिस्क है। इकोनॉमी में कोई चेंज होने की वजह से क्या मार्केट पे उसकी इंपैक्ट आती है? क्या यस, मार्केट पे उसकी इंपैक्ट आती है। अगर इकोनॉमी में अगर पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है। अगर इकोनॉमी में नेगेटिव वाइब्स हैं तो मार्केट क्या होता है? नीचे जाता है। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं तो मार्केट उससे पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, और नेगेटिव सेंटीमेंट से मार्केट क्या होता है? नेगेटिवली अफेक्ट होता है। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा आपको उसमें। सेकंड पॉइंट में आपसे समझने की कोशिश करता हूं। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है? क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क किसकी वजह से होता है? कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है क्या? अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। ये मान के चलो कि दिस इज माय पोर्टफोलियो, दिस इज माय पोर्टफोलियो, करेक्ट? मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स है। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं ना, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स है, करेक्ट है? ऐसे मान लो। अब मुझे बताओ, सुनोगे सुनोगे सीएपीएम मॉडल क्या कहता है? सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि मुझे अनसिस्टमेटिक, सीएपीएम मॉडल का मानना ये है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क से हमें कोई लेना देना नहीं है। सुनोगे, सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ये मेरा पोर्टफोलियो समझ में आता है ना? पोर्टफोलियो मतलब क्या? मैंने अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। मान के चलो मैंने ये एक बैग है, इसमें अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके मैंने रखा हुआ है। तो दिस इज माय पोर्टफोलियो, दिस इज माय पोर्टफोलियो। तो मेरे पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं। आईटी कंपनी के भी शेयर्स हैं, फार्मा कंपनी के भी शेयर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी के भी शेयर्स हैं, एफएमसीजी कंपनी के भी शेयर्स हैं। हर कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है? डाइवर्सिफाइड है। मेरा पोर्टफोलियो क्या है? डाइवर्सिफाइड है। ये समझ में आ रहा है? डाइवर्सिफाइड वर्ड समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने पूरा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने पूरा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या बन गया? डाइवर्सिफाइड बन गया। और डाइवर्सिफाइड से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो एक कंपनी परफॉर्म कर रही है। मान के चलो मेरी ये वाली कंपनी परफॉर्म कर रही है और ये वाली कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। परफॉर्म न करने का रीजन क्या इंटरनल रीजन भी हो सकता है? मारुति के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कौन सा रीजन? इंटरनल रीजन। सीसीडी के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया, कौन सा रीजन? इंटरनल रीजन। यस बैंक के चेयरमैन ने कुछ फ्रॉड कर लिया, कौन सा रीजन? इंटरनल रीजन। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ,
इंफोसिस के एम्प्लॉइज ने विसल ब्लोअर कर दिया, कौन सा रीजन? इंटरनल रीजन। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मतलब इंटरनल रीजन की वजह से, अगर इंटरनल रीजंस में भी अगर पॉजिटिव वाइब्स है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। बीच में मार्केट नीचे जा रहा था, अभी की बात करूं, 4-5 लास्ट वीक की बात करूं, मार्केट बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ, मतलब फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% का स्टेक परचेज किया 45,000 करोड़ पे। अब मुझे बताओ, इन स्पाइट मार्केट वाज गोइंग डाउन, लेकिन रिलायंस का शेयर ऊपर जा रहा था, रिलायंस का शेयर ऊपर जा रहा था, मार्केट वाज गोइंग डाउन, फिर भी रिलायंस का शेयर क्या हो रहा था? ऊपर जा रहा था। मुझे सोच के बताओ, रिलायंस का शेयर ऊपर जाने का रीजन क्या? उसका इंटरनल रीजन था। अरे हाँ या ना? इंटरनल रीजन क्यों था? क्योंकि फेसबुक ने क्या रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। तो ये कौन सा रीजन है? ये मार्केट नीचे जा रहा था, मतलब बाकी सारी कंपनीज के शेयर्स नीचे जा रहे थे, तो लेकिन रिलायंस के शेयर्स ऊपर जा रहे थे। तो रिलायंस के शेयर्स ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर मतलब ऊपर जाने का रीजन क्या था? उसके इंटरनल रीजंस थे। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इंटरनल रीजंस को सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क के नाम से बुलाता है, और उसका मानना यह है कि इंटरनल अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट्स कैंसल विद ईच अदर। अगर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंपनी के शेयर्स हैं, मान के चलो 25 डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें से 15 कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, तो 10 कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। चलो मैं ऐसे ये ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 2 ही कंपनी के शेयर्स हैं, एक तो है रिलायंस, दूसरा है इंफोसिस। ये ज्यादा समझ में आएगा, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 2 ही कंपनी के शेयर्स हैं, एक तो है रिलायंस, दूसरा है क्या? इंफोसिस। रिलायंस 20% ऊपर गया और इंफोसिस 10% नीचे गया। रिलायंस 20% ऊपर गया और इंफोसिस 10% नीचे गया, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये उनके इंटरनल रीजंस की वजह से ये ऊपर जा रहा था, ये इंटरनल रीजंस की वजह से क्या हो रहा था? नीचे जा रहा था। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ, क्या 20% रिलायंस से कमा के दिया तो 10% हमने लूज किया, मतलब इंफोसिस ने मतलब इंफोसिस में लॉस हुआ, तो 20 - 10 क्या मुझे नेट 10% का फायदा हो गया? अरे हाँ है ना? बस बात वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरी पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं, उनके इंटरनल रीजन की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता 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 है, तो उनके इंटरनल रीजंस की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स होता है, उसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। और हमारा मानना यह है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। इसीलिए इसीलिए सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करता नहीं है। इसीलिए सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करता नहीं है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं मान के चलो अक्रॉस द कंट्री वी आर टीचिंग 1000 सीएस स्टूडेंट्स। हम कितने सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? हम सीएस 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब मुझे पता है कि 1000 में से 500 तो पास होते ही होते हैं, 500 तो पास होते ही होते हैं। आई नो इट वेरी वेल कि 1000 में से कितने पास हो जाते हैं? 500 तो पास होते ही होते हैं। तो मतलब कोई एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, कोई एक स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे उनके इंटरनल रीजन से टेंशन नहीं होती। कोई एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे बीमार हो गया, परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है एक परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा परफॉर्म कर लेगा, 500 तो पास होने ही वाले, 500 तो पास होने ही वाले। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, मतलब 500 पास होने वाले, उसका मतलब क्या? कोई एक परफॉर्म करेगा तो एक परफॉर्म नहीं करेगा, कोई परफॉर्म करेगा तो कोई एक परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? कैंसिल होके मेरे 500 तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन मुझे सोच के बताओगे, अगर एग्जाम टफ आई, एग्जाम टफ आई, तो मुझे तो एग्जाम टफ आई तो ये कौन सा रीजन होगा? इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल रीजन होगा? अगर एग्जाम टफ आई, मान के चले सारे स्टूडेंट्स है, ये क्या है? सारे स्टूडेंट्स है। अगर एग्जाम टफ आई तो ये कौन सा रीजन होगा? एक्सटर्नल रीजन होगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या एग्जाम टफ आई तो क्या उसकी इंपैक्ट क्या सारे स्टूडेंट्स पे जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना? क्या एग्जाम टफ आई तो उसकी उसकी इंपैक्ट क्या सारे स्टूडेंट्स पे जाएगी? हाँ सर, सारे स्टूडेंट्स पे जाएगी। मुझे बताओ, सारे स्टूडेंट्स में क्या एक जैसी इंपैक्ट जाएगी कि अलग अलग जाएगी? सारे स्टूडेंट्स पे इंपैक्ट एक जैसी जाएगी कि अलग अलग जाएगी? सारे स्टूडेंट्स पे इंपैक्ट एक जैसी कैसे हो सकती है साक्षी? एक जैसे नहीं हो सकती है, सब पे डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट होगी। जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मान के चलो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 90 आने चाहिए, लेकिन उसके एटलीस्ट 70 तो आ ही जाएंगे, 60 तो आ ही जाएंगे। जिसकी प्रिपरेशन मान के चलो 60% पे थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे 60 आने चाहिए, लेकिन एग्जाम टफ आने की वजह से उसको कितने मिल सकते हैं? 40 मिल सकते हैं। और जिसकी प्रिपरेशन 50% की थी, हो सकता है वो फेल भी हो जाए। अब समझे मेरी बात को ध्यान से, एक्सटर्नल रीजन की वजह से जो इंपैक्ट आती है, देखो इंटरनल रीजन की तो टेंशन करनी नहीं है, क्योंकि इंटरनल रीजन को अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, इसीलिए उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ू।
कि अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट्स कैंसल विद ईच अदर। अगर मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी का शेयर परफॉर्म कर रहा है तो एक कंपनी का परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरी कंपनी का परफॉर्म कर रहा है, तीसरी कंपनी का परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई एक परफॉर्म करेगा तो एक परफॉर्म नहीं करेगा। बीच में ऐसा भी हुआ था, हर बार मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस परफॉर्म करता था, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने परफॉर्म कर दिया और रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मुझे बताओ, क्या एक परफॉर्म कर रहा है एक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उससे तो अंदर वाले रिस्क तो कट जाते हैं ना। इसीलिए अनसिस्टमेटिक रिस्क को लेके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा टेंशन है, सीएपीएम मॉडल का टेंशन है, वो सिस्टमेटिक रिस्क का है कि अगर एग्जाम टफ आई तो उसकी इंपैक्ट तो सारे स्टूडेंट्स पे जाएगी। अगर इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ तो उसकी इंपैक्ट तो सारे स्टॉक्स पे जाएगी, सारे शेयर्स पे जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एग्जाम टफ आई तो उसकी इंपैक्ट हर स्टूडेंट्स पे एक होती है कि अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। जिसकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है उस पर कम इंपैक्ट आएगी, जिसकी प्रिपरेशन मॉडरेट है उस पर उसकी थोड़ी ज्यादा इंपैक्ट आएगी, और जिसकी प्रिपरेशन एकदम बेकार है वो तो फेल हो जाएगा। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर यहाँ पे ये। तो उसे सिस्टमेटिक रिस्क के नाम से बुलाते हैं। कौन से रिस्क के नाम से बुलाते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क के नाम से बुलाते हैं। और सिस्टमेटिक रिस्क को सीएपीएम मॉडल बीटा के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाता है? बीटा के नाम से बुलाता है। सिस्टमेटिक रिस्क को कौन से नाम से बुलाता है? बीटा के नाम से बुलाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। बीटा ये उसका सिंबल, इसका नोटेशन है। कौन से नाम से बुलाता है? बीटा के नाम से बुलाता है। तो टेल मी वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग। पहले मुझे बताओ, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, निफ्टी क्या होता है? निफ्टी क्या होता है? एक नंबर है, करेक्ट है। मैं को निफ्टी क्या है? नंबर है। सी, निफ्टी क्या है? एक नंबर है, ऐसे मान लो। निफ्टी इज अ नंबर ओनली, करेक्ट है। आज का निफ्टी देखना चाहोगे? आज का निफ्टी कितना है? लेट मी टेल यू। आज का अभी का लेटेस्ट निफ्टी चल रहा है 9302। कितना चल रहा है? 9302। 9302 अभी मैंने देखा मोबाइल पे। कितना चल रहा है ये? 9302 चल रहा है। मुझे बताओ, सीएपीएम मॉडल का कहना यह है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और ऑलवेज बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और मार्केट का रिस्क ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है? 1। अभी देखो, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी चीज को समझने के लिए एक बेंचमार्क का होना जरूरी है। आपको एग्जाम पास करनी है तो बेंचमार्क क्या है? 40 मार्क्स। तो एक बेंचमार्क तो है ना। अब कोई बोलेगा एग्जाम पास करके बताओ, लेकिन बोलेगा भाई मिनिमम कितना लाने पड़ेंगे वो तो बोलो, मिनिमम कितना लाने पड़ेंगे वो तो बोलो, तो बोलेंगे 40। तो 40 क्या बन गया? बेंचमार्क बन गया। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। सीएपी मॉडल ये कहता है कि हमारा जो कंसर्न है वो सिस्टमेटिक रिस्क के साथ ही हमारा कंसर्न है, और वो सिस्टमेटिक रिस्क को हम किसके नाम से बुलाएंगे? बीटा के नाम से बुलाएंगे। और मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1। बीटा भी किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। और मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सटर्नल रीजन की वजह से, इकोनॉमी की चेंज की वजह से, क्या उसकी इंपैक्ट मार्केट पे आती है? यस, मार्केट पे आती है। अगर मार्केट, मान के चलो कि मार्केट 1% से ऊपर गया, मार्केट 1% से ऊपर गया, लेकिन मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि जितनी इंपैक्ट मार्केट पे आएगी, क्या वो सेम इंपैक्ट, क्या उसके अंदर जितने भी शेयर्स है, स्टॉक है, क्या उस पर सिमिलर इंपैक्ट आती है कि अलग अलग डिफरेंट इंपैक्ट आती है? मतलब मार्केट पे इंपैक्ट आने की सारी कंपनीज पे इंपैक्ट एक नहीं होती है, सब पे इंपैक्ट अलग अलग होती है, सब पे इंपैक्ट अलग अलग होती है। इसीलिए हमने क्या माना कि मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। हो सकता है कि का बीटा क्या है? रिलायंस का बीटा है 2। रिलायंस का बीटा क्या है? 2। एसबीआई का बीटा क्या है? 3। एलएनटी का बीटा क्या है? 4। एचयूएल का बीटा क्या है? 0.40। सन फार्मा का बीटा क्या है? 0.80। समझने की कोशिश करो। बीटा 2 होने का मतलब क्या? अगर मार्केट 1% से ऊपर गया तो रिलायंस का स्टॉक 2% से ऊपर जाएगा।
अगर मार्केट 1% से नीचे गया तो रिलायंस का स्टॉक 2% से नीचे भी जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 3 है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर सेल्स 1% से ऊपर गया तो क्या ईबीआईटी 3% से ऊपर जाएगा क्या? लेकिन ये भी तो है ना, बाय डायरेक्शनल है कि अगर सेल्स आपका 1% से नीचे गया तो क्या ईबीआईटी आपका 3% से नीचे भी आएगा क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। बात समझ में आती होगी। मार्केट का बीटा ऑलवेज 1 होता है, लेकिन रिलायंस का बीटा 2 है। मतलब बीटा का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। मतलब रिलायंस की सेंसिटिविटी क्या है, रिलायंस की सेंसिटिविटी 2 है और मार्केट की सेंसिटिविटी क्या है, 1 है। मार्केट 1 से ऊपर तो रिलायंस की सेंसिटिविटी 2 से ऊपर, मार्केट 10 से ऊपर तो रिलायंस 20 से ऊपर, मार्केट 20% से ऊपर तो रिलायंस 40% से ऊपर। लेकिन रिस्क तो बाई डायरेक्शनल है ना भाई, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आ सकता है। एसबीआई का बीटा 3 है, उसका मतलब क्या हुआ, एसबीआई का बीटा 3 है, उसका मतलब मार्केट 1% से ऊपर जा रहा है, तो एसबीआई कितने परसेंट से ऊपर जा रहा है, 3% से ऊपर जा रहा है। मैं यही तो समझा रहा हूं ना कि इकोनॉमी में चेंज होने की इंपैक्ट मार्केट पे एक आती है तो बाकी हर कंपनी पे एक एक आएगी नहीं। हर कंपनी का बीटा अलग है, हर कंपनी का बीटा अलग है। कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर, यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ में आता होगा। हर का बीटा अलग है तो हर कंपनी पे उसकी इंपैक्ट अलग अलग आएगी। एग्जाम टफ आती है तो उसकी इंपैक्ट हर स्टूडेंट्स पे एक नहीं आती है। जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उस पे कम आएगी, मॉडरेट है उस पे ज्यादा आएगी, जिसकी प्रिपरेशन एकदम बेकार है वो फेल हो जाएगा। आई होप अभी बात समझ में आती होगी कि बीटा क्या होता है। बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब ये है सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। आई होप यू क्लियर विद दिस। सीएपीएम मॉडल ने फॉर्मूला दे दिया। सीएपीएम मॉडल ने फॉर्मूला क्या दे दिया, सीएपीएम मॉडल ने फॉर्मूला ये दिया, आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएफ माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएफ माइनस आरएफ। तो अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। आरएफ कितना है, 7% है। मान के चलो किसी कंपनी का बीटा 1 ही है, कोई भी एक कंपनी को मान लो, पकड़ लो मार्केट का बीटा कितना है 1, एक कंपनी का बीटा भी कितना, दूसरी कोई भी एक कंपनी मान लो कि उसका बीटा कितना है 1, तो मार्केट 1% से ऊपर जाएगा तो कितने परसेंट से ऊपर जाएगा, वो भी 1% से ऊपर जाएगा। मार्केट 10% तो भी कितने परसेंट, 10% से। तो मान लो कि बीटा 1 है, एक कंपनी का बीटा क्या है 1। आरएम का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन मार्केट। आरएफ का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न। तो 12% माइनस 7%, बताओ कितना आ गया, 5%। कितना आ गया, 5%। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर 5% को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला है 5% ही आने। तो मुझे बताओ ये 5 क्या है बेटा, ये 5% रिस्क प्रीमियम है। ये 5% क्या है, ये 5% बेटा रिस्क प्रीमियम है। तो मुझे बताओ एक बीटा के लिए हम मार्केट से वेट करना, नेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। मुझे बताओ एक बीटा के लिए, कितने बीटा के लिए, एक बीटा के लिए हम कितना प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं, 5% का प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं क्या? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर ये बीटा इंस्टेड ऑफ 1, अगर इंस्टेड ऑफ 1 अगर ये 2 होता, कितना होता, 2 होता, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये 5% रहता कि 10% हो जाता, कितना परसेंट हो जाता, 10% हो जाता। ये कॉमन सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बीटा 1 है तो प्रीमियम कितना डिमांड कर रहे हैं, 5%। बीटा 1 है तो प्रीमियम कितना डिमांड कर रहा है, 5% डिमांड कर रहा है। तो मुझे बताओ बीटा अगर आपका 2 होता, क्या होता, बीटा अगर आपका 2 होता तो क्या 5% डिमांड करते हैं कि 2 इंटू 5 डिमांड करते हैं, 10% डिमांड करते हैं? अगर बताओ बीटा 3 होता तो कितना डिमांड करते हैं, 15% डिमांड करते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या आपकी रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है, फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है। इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए भाई, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम 7% तो डिमांड करेंगे ही करेंगे। और बाकी का क्या डिमांड करेंगे, रिस्क प्रीमियम। बाकी का क्या डिमांड करेंगे, रिस्क प्रीमियम अकॉर्डिंग टू बीटा, अकॉर्डिंग टू बीटा। बाकी का क्या डिमांड करेंगे, रिस्क प्रीमियम डिमांड करेंगे अकॉर्डिंग टू बीटा, अकॉर्डिंग टू बीटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो मुझे बताओ आरएफ कितना है, 7% है। आरएफ कितना है, 7% है। अगर बीटा 1 होगा तो प्रीमियम भी कितना होगा, 5% होगा। तो 7% 7% प्लस 5% कितना हो जाता है, 12%। लेकिन अगर बीटा 2 है, बीटा क्या है, 2 है, तो बीटा अगर आपका 2 है
चलो आप मुझे बताओगे एक मिनट कैलकुलेट करके, एक कंपनी का बीटा, एक कंपनी का हम लोग आरएफ वही मानेंगे, आरएफ कितना मानेंगे 7%, कितना मानेंगे 7%, आरएफ हम डिमांड करते हैं, हम समझते हैं 12%, और बीटा, हाँ अब मैं अलग अलग बीटा लूंगा, करेक्ट है, पहले बीटा 1 कंसीडर किया था वो आपको समझ में आ गया, बीटा 2 कंसीडर करूंगा, तो मुझे बताओ आरई कितना आना चाहिए, आरई कितना आना चाहिए। देखो आरई का मतलब क्या, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप मान के चलो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो तो आप कहोगे अरे आरएफ तो मिलना ही चाहिए, प्लस क्या मिलना चाहिए, आरएफ माइनस आरएफ मिलना चाहिए, लेकिन आरएफ माइनस आरएफ क्या होता है, रिस्क फ्री, रिस्क प्रीमियम होता है, मतलब हमें 7% तो मिलना ही चाहिए, कोई भी एंगल से मिलना चाहिए। अगर बीटा मान के चलो, अगर बीटा मान के चलो 2 है, सबका आंसर टकाटक आ रहा है, बीटा अगर 2 है तो मुझे बताओ आरएफ माइनस आरएफ क्या 12 माइनस 7 होता है क्या, तो बताओ हमारी रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस अब 5% ही रहेगी कि अब ये 10% हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ आपका आरई कितना हो जाएगा 17% हो जाएगा। एक और बात मान के चलो बीटा हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, अगर बीटा 4 हो गया तो मुझे बताओ आरई क्या होगा, आरई क्या होगा, अरे 7% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस बीटा क्या है 4 है, और आरएम माइनस आरएफ क्या है, मैं डायरेक्ट लिखूं 5%, मैं डायरेक्ट लिखूं क्या 5%, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 5%, तो मुझे तो 5% अगर ये है तो अब बताओ आपकी रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस क्या 20% हो जाएगी क्या, तो 7% प्लस 20%, बीटा के अकॉर्डिंग क्या आपका रिस्क प्रीमियम भी चेंज होता है क्या, तो बताओ अब आपकी एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट की होगी, 27% की होगी। ये हमने सीएपीएम मॉडल से क्या कैलकुलेट किया, हमने सीएपीएम मॉडल से ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट किया। अगर बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे। क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपका। वैष्णवी कह रही है यस, रोशनी कह रही है यस, साक्षी कह रही है यस, मौसमा कह रही है यस, वैष्णवी कह रही है यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। बच्चों मैं आपसे जेन्युइनली एक बात शेयर करना चाहता हूं, और ये वो बात है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को डबल बूस्टअप करेगा। फेस टू फेस बैच में क्या होता था कि पहले हम आपको पढ़ाते थे, उसके बाद आप रिवाइज करते थे, यहां पे पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया, पहले आप पढ़ रहे हो उसके बाद हम रिवाइज कराते हैं, और आपके पढ़ने के बाद जब रिवाइज होता है, पहले आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग को खुद से डेवलप किया और उसके बाद आप रिवाइज करते हो, मैं आपको 100% ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे गारंटी दे सकता हूं कि आप इस बातों को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, लॉन्ग टर्म नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ऐसा होगा। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से बेटा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अपने आप को मोल्ड करने का, अपने आप को, अपने परसेप्शन लेवल को इंक्रीज करने का, अपने आईक्यू लेवल को इंक्रीज करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो प्लीज बच्चों घर पे पढ़ना, उसके बाद डिटेल रिवीजन करा दूंगा। ये रिवीजन नहीं है, मैं ऑलमोस्ट एज गुड एज लेक्चर ही ले रहा हूं आपका, करेक्ट है, इट्स नॉट अ रिवीजन, मैं एज गुड एज लेक्चर ही ले रहा हूं, लेकिन ये रिटेंशन लेवल जो इसका होगा, यू जस्ट कांट इमेजिन। मतलब हम तो इतने टाइम से पढ़ाते हैं तो हम समझ पाते हैं, और ये पूरी प्रोसेस उल्टी हो गई है, और ये रिवर्स प्रोसेस में इवन दो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी उतनी ही हेल्प है और फेस टू फेस बैच वाले बच्चों को भी उतनी ही हेल्प है, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों ने पढ़ा है और उसके ऊपर एक इमीडिएट रिवीजन आ रहा है, तो ये दिमाग में रजिस्टर कर देगा, इसको भूलना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको भूलना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो वैष्णवी तिवारी के सर यहाँ पर 2 वैष्णवी है, अरे बेटा वैष्णवी होलसेल में है बेटा, 2 नहीं है, होलसेल में है, वैष्णवी नाम बहुत है बेटा। ओके, बात समझ में आ रही तो जरा हाँ बोलोगे तो सामने वाले इंसान को समझ में आया कि बच्चे देख रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं। अरे कोई बच्चा हाँ ही नहीं बोल रहा है। तेजस पावर, प्रिया भारती ओके, रेनू साहू ओके 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 ओके, रिमलिम समझ आ गया, चलो वेरी गुड, वंडरफुल। अब सुनोगे, मैं आगे चलता हूं। नीलिमा यस सर, चलो ग्रेट वंडरफुल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अभी देखो ये अलग अलग मॉडल है, ये अलग अलग मॉडल है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कवर होगा आपका। सेकंड, आपके अकाउंट्स के 4 टॉपिक कवर होंगे, स्टडी मटेरियल के, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के 19, 20, 21, 22, ये चारों टॉपिक अभी जो सिखा रहा हूं उसी के बेस पे है। सीएपीएम भी उसमें कवर होता है, ये सारी बातें उसमें कवर होती है, तो अकाउंट्स में वापस नहीं सिखाऊंगा। हाँ,
मैं अकाउंट्स के आपके स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं, एवरी सिंगल क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 19, 20, 21, 22 इज नॉट अबाउट, इट्स नथिंग अबाउट 80% आपका ये है एफएम है, उसमें 80% आपका एफएम है। तो इसकी हेल्प आपको अकाउंट्स भी मिलते हुए चलेगी। एक और मॉडल है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसका नाम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कोई भी मॉडल में पहले आरई कैलकुलेट करो, उसके बाद केई पे आ जाओ, उसके बाद किस पे आ जाओ, केई पे आ जाओ। सीएपीएम मॉडल में अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या कैलकुलेट किया था, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज नथिंग बट आरई, और मुझे बताओ क्या केई का एक फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, क्या केई का एक फॉर्मूला क्या था, आरई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। एम आई करेक्ट? आरई और केई में डिफरेंस होगा ना, आरई मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो केई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, केई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आरई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। अभी इंटरनल क्या होता है बाद में समझाता हूं मैं आपको, केई एक्सटर्नल क्या इंटरनल क्या, उसका डिफरेंशिएशन समझाता हूं, लेकिन आरई से केई तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा तो क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा तो क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा तो क्या होगा। अंजलि ने कहा अरे भाई क्या श्रेयांश गलत है भाई, हाँ आरई इज इक्वल टू के होगा, करेक्ट है, करेक्ट है, सबका आंसर एकदम टकाटक है। बच्चे पढ़ रहे घर पे। पहले मुझे बताओ, मैंने कहा ये फॉर्मूला समझ में आया केई का, ये तो कल ही समझाया था ना बच्चों, मैंने केई का ये फॉर्मूला कल समझाया था मैंने आपको। क्या समझाया था, आरई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। एम आई करेक्ट? और मैंने कहा अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा, अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन वही तो पूछा बेटा, अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो होगा तो आपको नहीं लगता है आरई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीरो, एंड विच इज नथिंग बट आरई, तो मुझे बताओ क्या ये सिचुएशन में आरई इज इक्वल टू क्या केई हो जाएगा क्या, करेक्ट है बेटा। चलो सबको समझ में आ गया। अब एक और मॉडल पे आ जाते हैं। ये मॉडल समझाने से पहले मुझे एक रेशियो समझाना है, और वो रेशियो का नाम है डिविडेंड यील्ड रेशियो। नाम क्या है उसका, डिविडेंड यील्ड रेशियो। बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को और डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे उसको कि मैं क्या बोल रहा हूं। लिसन मी वेरी केयरफुली एंड डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे। रेशियो क्या है अब मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने अलग अलग बहुत सारे रेशियोज आपको समझा दिए हैं, पीवी रेशियोज, वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज, फिर आपका बताओ और कौन से रेशियोज थे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग में बहुत सारे रेशियोज हमने देखे थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा, रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो देखा, हमने ईपीएस वाला रेशियो देखा, तो ये बहुत सारे रेशियोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज मैं एक नया रेशियो डिस्कस कर रहा हूं, और ये रेशियो का नाम है डिविडेंड यील्ड रेशियो। बोलो ये नाम क्या है उसका बेटा, डिविडेंड यील्ड रेशियो। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना है। मैंने आज रिलायंस कंपनी के शेयर्स, चलो मैं ऐसे कह रहा हूं, रिलायंस कंपनी ने 1980 में शेयर्स इश्यू किए थे। जब रिलायंस कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे तो उसने फेस वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए थे। कैसे शेयर्स इश्यू किए थे उसने, फेस वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए थे। रिलायंस कंपनी ने जब शेयर्स इश्यू किए थे तो उसने शेयर्स कैसे इश्यू किए, फेस वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए थे। तो मुझे बताओ जब किसी ने 1980 में शेयर्स खरीदा होगा तो क्या उसको 10 रुपए में एक शेयर्स मिल गया होगा, क्या कितने में एक शेयर्स मिला होगा उसको, 10 रुपीज में एक शेयर्स मिला होगा, अरे हाँ या ना, हाँ उसको 10 रुपए में एक शेयर्स मिला होगा। आईपीओ लेके, हाँ 1980 में क्या आया होगा, आईपीओ आया होगा, और आईपीओ के थ्रू रिलायंस ने ये अपने शेयर्स कितने में बेचे होंगे, 10 रुपए में क्या इश्यू किए होंगे क्या, और जिसने 1980 में परचेज किया उसको 10 रुपए में एक शेयर्स मिल गया। लेकिन आज रिलायंस के शेयर्स की मार्केट प्राइस मान लो, अज्यूम कर लो कि 1000 रुपीज है, जो कि आज 1200 है, कल 1500 था, आज 1200 हो गया, 300 रुपया कम हो गया। मुझे बताओ, मान के चलो कि आज रिलायंस की मार्केट प्राइस 1000 रुपीज है, तो अगर मुझे आज रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या मुझे 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या मुझे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बताओ मुझे कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या मुझे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हाँ मुझे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिलायंस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, रिलायंस कंपनी क्या डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो अब मुझे सोच के बताओगे, अगर रिलायंस कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बच्चों मुझे बताओ डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है, डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है, ये ध्यान रखना। गलत गलत गलत, कंचन गलत, प्रायुष गलत, राज गलत, गलत,
पेड अप वैल्यू करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गया और आप लिख के आए फेस वैल्यू, तो 100% रॉन्ग। डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। किस पे होता है? पेड अप वैल्यू पे होता है। इज दैट क्लियर टू यू? आप मेरी बात समझ पाए? सर पेड अप वैल्यू क्या होती है? जरा याद करो आपके क्या बोल रहे हैं सीएस फाउंडेशन को। तो मुझे बताओ, क्या 10 रुपीज के शेयर्स 5 रुपीज एप्लीकेशन पे आता था? 3 रुपीज कहां पे आता था? अलॉटमेंट पे। तो 2 रुपीज कहां पे आया था? फाइनल कॉल पे आया था। करेक्ट है? तो 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, तो मान के चलो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बताओ पब्लिक से कितना डिमांड किया था? 1 लाख रुपीज कॉल्ड अप किया था। कितना कॉल्ड अप किया था? 1 लाख रुपीज कॉल्ड अप किया था। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं दिया। फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं दिया। तो मुझे बताओ उसने कितना नहीं दिया? 2000 नहीं दिया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जो नहीं दिया, क्या उससे हम कॉल्स इन अरियर के नाम से बुलाते थे क्या? तो 1 लाख में से कॉल्स इन अरियर माइनस हो गया। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, तो ये जो 98,000 आया, उससे हम कौन सी वैल्यू कहते हैं? पेड अप वैल्यू कहते हैं। और जिसने पैसा नहीं दिया, क्या उसको डिविडेंड देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। जिसने पैसा नहीं दिया उसको कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो हम जो डिविडेंड जो भी देंगे, वो कौन सी वैल्यू पे देंगे? पेड अप वैल्यू पे देंगे। और पेड अप वैल्यू कितनी है? 98,000 रुपीज। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। लेकिन हम मानते हैं, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम मानते हैं कि हमारी फेस वैल्यू ही क्या होती है? हमारी फेस वैल्यू ही क्या होती है? पेड अप वैल्यू होती है। लेकिन डिविडेंड ऑलवेज किस पे मिलता है? पेड अप वैल्यू पे मिलता है। I hope you get my point clear. In the absence of any other information, we always assume that कि face value is the paid up value. अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम मानते कि पूरा 10 रुपया क्या है? पेड अप है। क्या है? पूरा पेड अप है, कैश में आ चुका है। चलो वंडरफुल, ये समझ में आ गया। रिलायंस कंपनी ने 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया। सुनो ध्यान से, रिलायंस कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 200% डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ये जो 200% हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, ये कैलकुलेट किस पे करते हैं हम? जो रिलायंस कंपनी, मुझे बताओ, जो आपको डिविडेंड देगी वो किस पे देगी? रिलायंस कंपनी जो हमें डिविडेंड देगी वो किस पे देगी? वो उसकी पेड अप वैल्यू पे देती है। किस पे देती है? अपनी पेड अप वैल्यू पे। और यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है? पेड अप वैल्यू है। तो 10 रुपीज पे 200% कितना होता है? 20 रुपया होता है। 10 रुपीज पे 200% कितना होता है? 20 रुपया होता है। अब मुझे बताओ, मैंने रिलायंस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे थे? 100 शेयर्स खरीदे थे। मैंने रिलायंस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे थे? 100 शेयर्स खरीदे थे। मुझे एक शेयर्स पे 20 रुपए का डिविडेंड मिला। तो बताओ मुझे टोटल डिविडेंड कितने का मिला? 2000 रुपीज का मिला। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो रिटर्न है वो 200% है? मेरा जो रिटर्न है वो 200% है? कैन आई से दिस कि मेरा जो रिटर्न है वो 200% है? मैं ये कह सकता हूं? कैन आई से दिस कि मेरा रिटर्न 200% है? ऑफ कोर्स नॉट। 200% का मतलब समझे क्या? मैंने बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया था? मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 200% का मीनिंग क्या होता है समझाता हूं। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था। अब 1 लाख को 200% से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 1 लाख को 200% से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? फास्ट। 1 लाख को 200% से कैलसी पे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? फास्ट। 1 लाख को कैलसी पे 200% से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 2 लाख रुपीज। करेक्ट, 2 लाख रुपीज। मतलब अगर मुझे 200% इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता, अगर मुझे 200% डिविडेंड मिलता, तो मुझे 1 लाख रुपए पे और 2 लाख कमाने को मिलता। कितना मिलता? और 2 लाख कमाने को मिलता। अरे बच्चों समझो, 200% डिविडेंड जो कंपनी ने दिया है वो अपनी फेस वैल्यू पे दिया है। मैं फेस वैल्यू उसी अजम्पशन के साथ बोलता हूं कि फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू है? पेड अप वैल्यू है। कंपनी ने 10 रुपये पे 200% दिया है, नहीं कि कंपनी ने 10 रुपीज पे कितना परसेंट दिया है? 200% दिया है। उसने मार्केट प्राइस कितनी है? 1000 रुपया है। 1000 रुपये पे 200% नहीं दिया है। अगर वो मार्केट प्राइस पे 200% दे तो कंपनी उठ जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी बेटा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर वो मार्केट प्राइस पे 200% दे तो कंपनी उठ जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी बेटा। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कंपनी ऑलवेज, जब इसीलिए कंपनी क्लेम करती है ना कि हमने 200% डिविडेंड दिया। अरे भाई, जब इन्वेस्टर अपना रिटर्न कैलकुलेट करेगा तो क्या बोलेगा? मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मैंने तो कितना दिया था, बताओ मुझे डिविडेंड अमाउंट फॉर्म में कितना मिला? मुझे डिविडेंड अमाउंट फॉर्म में कितना मिला? 2000 रुपया मिला। तो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया
कि भाई मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट करके मैंने कितना कमाया, 2000 कमाया, तो मैं अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता तो कितना कमाता, एक्स। तो मैं जब ये निकालता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरा, हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2% आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 2% आ रहा है। तो मेरा एक्चुअल यील्ड कितना है, डिविडेंड का यील्ड मतलब रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। मेरा डिविडेंड का एक्चुअल यील्ड कितना है, मेरा डिविडेंड का एक्चुअल रिटर्न कितना है, 2% है। और कंपनी क्लेम कितना कर रही है, 200% कर रही है। लेकिन क्या जेन्युइनली, क्या एक इन्वेस्टर 200% कमा रहा है कि सिर्फ 2% कमा रहा है? एक इन्वेस्टर 200% कमा रहा है कि 2% कमा रहा है? आपको पता है, आप है ना, गूगल करके देखना, बहुत सारी कंपनी 800% डिविडेंड देती है, 700% डिविडेंड देती है, 900% डिविडेंड देती है। लेकिन मुझे बताओ, इन्फोसिस ने बीच में 700% डिविडेंड दिया था, और इन्फोसिस के शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपी है। फेस वैल्यू पे पेड अप वैल्यू मान लो, तो मुझे बताओ 1 रुपी पे 700% मतलब कितना होता है, 7 रुपया। अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी के अगर 100 शेयर्स है तो पर शेयर मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, 7 रुपीज। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 700 रुपीज। आप समझे मेरी बातों को? मतलब यहां पर रिलायंस कंपनी क्लेम कर रही है कि वी आर गिविंग 200% डिविडेंड, और पेपर में बड़े बड़े न्यूज आते हैं। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टर का यील्ड 200% का है। यील्ड मतलब देखो मैंने यहां लिखा, यील्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न इन परसेंटेज फॉर्म। तो बताओ एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर का कितना है, 2% का है। आई होप सब गोलमाल बोल रहा है तो है सर। एकदम सही बात बोली श्रेयांश, एकदम गोलमाल है बेटा। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? अगर आपको इंटरेस्ट होगा, सर पहले बहुत कंफ्यूजन रहता था कि इतना डिविडेंड कैसे। अब समझ में आया क्या प्रायुष, इतना डिविडेंड कैसे होता है बेटा? अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये तो इंटरेस्ट का सवाल है ना बेटा। बहुत सारे मैं जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बहुत सारी चीजें हम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ये एफएम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। नहीं, अभी अभी सिलेबस के बीच में नहीं बोलेंगे, उसको हम सेपरेट सेशंस करेंगे इसके। ऐसे सेपरेट सेशंस लेके आएंगे, और सेपरेट सेशंस में फिर क्या, अपनी पढ़ाई भी तो हैम्पर नहीं होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव दोनों रहना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। और मैं जेन्युइनली कहता हूं, डू समथिंग डिफरेंट, मार्केट से कुछ अलग करके बताओ। और आज की डेट में मैंने कहा, बिजनेस वैल्यूएशन इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है बिजनेस वैल्यूएशन। और एक सीएस बिजनेस वैल्यूएशन कर सकता है, सीएस के पास लीगल अथॉरिटी है। लीगल अथॉरिटी है कि सीएस कैन बी अ बिजनेस वैल्यूअर आल्सो। और बिजनेस वैल्यूएशन करने के लिए कोर नॉलेज चाहिए आपके पास, एफएम का। किसका नॉलेज चाहिए, एफएम का। ये सब चीजों का, डिविडेंड यील्ड है आपका, जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, सीएपीएम मॉडल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये सारी बातों का कोर नॉलेज होना चाहिए। तो पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रांग बना लो। जैसे आपका एक पोर्शन एक बार कंप्लीट होगा, मैं आपके साथ एक पूरी प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करूंगा टाइटन कंपनी की। तो वो टाइटन कंपनी की पूरी प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उसका बिजनेस वैल्यूएशन कैसे किया था। तो मैंने, और मेरा ही एक स्टूडेंट है जो सीएस करता था। तो सिंस लास्ट 4 years ही इज इनटू बिजनेस वैल्यूएशन। तो हमने मिलके एक टाइटन कंपनी की बिजनेस वैल्यूएशन किया था। और यू विल डेफिनेटली एंजॉय, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब वो एंजॉय तब करोगे जब ऐसा लग रहा है कि नॉलेज चाहिए, हाँ, तब जाके उसको एंजॉय करोगे, अदरवाइज तो बोर होता है सब, सरदर्द बन जाता है ये। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब इस मॉडल पे आते हैं। ये मॉडल क्या कहता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। अगेन ये मॉडल भी इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करता है। किसको कैलकुलेट करता है, इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करता है। तो जब ये इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करता है तो आरई को कैलकुलेट करता है। किसको कैलकुलेट कर रहा है बेटा, ये आरई को कैलकुलेट कर रहा है। मुझे सोच के बताओगे, जब हम आरई कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? एक मिनट, मेरी बैटरी डाउन हो गई है।
आप अगर कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? नंबर वन, डिविडेंड यील्ड की होगी। किसकी होगी? डिविडेंड यील्ड की होगी। अच्छा, मैंने फॉर्मूला तो बताया नहीं, चलो मैं बाद में बोलता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। मुझे बताओ आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? सर मतलब अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स परचेज किया 100 रुपीज के 100 शेयर और उसकी फीस वैल्यू 10 रुपया है, तो कंपनी डिविडेंड 10 पे ही। करेक्ट तेजस, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। मैंने अभी वही तो बताया ना बेटा, मैंने अभी वही तो बताया बेटा आपको। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ध्यान से सुनोगे। जब कोई भी इन्वेस्टर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का सोचना क्या है, अब ये समझा रहा हूं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का सोचना क्या है ये समझा रहा हूं कि आरई कैसे कैलकुलेट करेगा वो। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये मानता है कि कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है कोई भी कंपनी के इक्विटी में, तो उसकी सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस आती हैं डिविडेंड यील्ड की। किसकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं? डिविडेंड यील्ड की। और दूसरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कैपिटल गेन की। किसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कैपिटल गेन की या कैपिटल एप्रिसिएशन की। ये दोनों एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे लग रहा है उसने, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ने बहुत कॉमन सेंस वाली बात कही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर करना। मैंने आज रिलायंस कंपनी के T0 रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। मैंने एक ही शेयर खरीदा, ओनली वन शेयर परचेज किया, ओनली वन शेयर परचेज किया। मुझे बताओ एक साल के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? नंबर वन एक्सपेक्टेशन, कंपनी मुझे क्या दे? कुछ डिविडेंड दे। क्या दे कंपनी? मुझे कुछ डिविडेंड दे। करेक्ट है? तो डिविडेंड जब भी कंपनी देगी तो एक इन्वेस्टर कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेगा? एक इन्वेस्टर कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेगा? माय क्वेश्चन योर आंसर। एक इन्वेस्टर कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेगा? डिविडेंड यील्ड रेशियो। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेगा? डिविडेंड यील्ड रेशियो। और सेकंड मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? सेकंड मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? सेकंड मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि मुझे एक साल के बाद, मुझे एक साल तक ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज ये शेयर्स परचेज करूंगा और एक साल में बेच दूंगा। मैं आज ये शेयर्स परचेज करूंगा और मैं एक साल में बेच दूंगा। तो बीइंग अ इन्वेस्टर मेरी एक्सपेक्टेशंस नंबर वन किसकी थी? डिविडेंड यील्ड की थी। और सेकंड एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि एक साल के बाद मुझे मिनिमम 1200 रुपया मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस। मैं मार्केट सर्वे करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, रिलायंस के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करता हूं, तो ये सारी बातें एनालाइज करता हूं। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशंस आती हैं डिविडेंड यील्ड की आती है, तो दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन कैपिटल ग्रोथ की होती है। किसकी होती है? कैपिटल ग्रोथ की होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन की होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या? मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 1000 रुपया, और एक साल के बाद मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 1200 रुपया। कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 1200 रुपया। समझो, मैं 1200 रुपया एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब क्या मेरी एक्सपेक्टेशन क्या 20% की है? इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं उसे? कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे डिविडेंड यील्ड मिलना चाहिए 5%। कितना मिलना चाहिए? 5%। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना चाहिए 20%। तो बताओ दोनों मिला के कितना हो गया? 25%। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरी क्या है? एक्सपेक्टेशंस है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैंने वही बात यहाँ पे लिखी है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। मैं समझाता हूँ ये कैसे आया। और ये जो है क्या है? ग्रोथ है। ये क्या है? ग्रोथ है। मुझे बताओ 1000 से जो 1200 हो गया, तो क्या ग्रोथ क्या 20% का हुआ था क्या? 1000 से 1200 रुपया हुआ, तो कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल ग्रोथ क्या आपको नहीं लगता है 20% का मिला था? तो बीइंग एन इन्वेस्टर ऑफ एनी कंपनी, एक आपकी एक्सपेक्टेशन किसकी आएगी? डिविडेंड यील्ड की आएगी। D1 डिवाइड बाय P0 जो मैंने लिखा है, ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। मैं अभी समझा देता हूं आपको। तो एक एक्सपेक्टेशन किसकी होगी? डिविडेंड यील्ड की होगी। तो सेकंड एक्सपेक्टेशन किसकी होगी? ग्रोथ की होगी। अब बताता हूं डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो यहां पे। मुझे बताओ डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला ये रहा। हाँ, मुझे बताओ, वही एग्जांपल, इसी एग्जांपल पे आ जाओ, रिस्पांस करना फटाफट। रिलायंस कंपनी ने कितना % डिविडेंड डिक्लेयर किया था? रिस्पांस करोगे फास्ट, चलो क्विक। रिलायंस कंपनी ने कितना % डिविडेंड डिक्लेयर किया था? फास्ट रिस्पांस, रिस्पांस बेटा। कितना % डिविडेंड डिक्लेयर किया था? 200%। अग्रीड? ओके। मेरे पास मैंने जो शेयर्स परचेज किए थे, कितने शेयर्स परचेज किए थे मैंने? बताओ कितने शेयर्स परचेज किए थे? 100। तो बताओ पर शेयर डिविडेंड कितना आया? पर शेयर डिविडेंड कितना आया? 20 रुपीज। पर शेयर डिविडेंड कितना आया बेटा? 20 रुपीज। अग्रीड? तो मुझे टोटल डिविडेंड कितना मिला? टोटल डिविडेंड कितना मिला? 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2000 रुपीज। अग्रीड? 2000 रुपीज का रिटर्न किस पे मिला मुझे? 2000 रुपीज का रिटर्न किस पे मिला मुझे? क्या 1 लाख पे मिला क्या?
तो 1 लाख पे 2000 का रिटर्न, तो 100 पे कितने का x, 100 पे x, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख। अब मुझे बताओ ध्यान से, मेरी बात सुनोगे, क्या ये सारे जीरोस, अगर ये जीरो कैंसिल हो जाते, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और यहां से भी 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 2 जीरो कैंसिल कर सकता हूं ना मैथमेटिकली, 2 जीरो कैंसिल कर सकता हूं। तो मुझे बताओ, दोनों जीरो कैंसिल कर दिया, तो अब बचेगा क्या, 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 नहीं लिखूंगा तो आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और 1 लाख में से क्या बच गया, 1000। 20 क्या है, 20 डिविडेंड पर शेयर है, 20 क्या है, डिविडेंड पर शेयर है, 20 क्या है, डिविडेंड पर शेयर है, और 1000 क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर है। तो मुझे बताओ, मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं डीपीएस, डिवाइडेड बाय P0। P0 मतलब आज की करंट मार्केट प्राइस, P0 मतलब क्या हो गया, आज की करंट मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 नहीं किया तो आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना न करने में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। लेकिन पहले मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, ये समझ में आया कि बाउंसर गया, ये समझ में आया कि बाउंसर गया। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 डिवाइडेड बाय P0, D1 डिवाइडेड बाय P0, D1 डिवाइडेड बाय P0। D1 मतलब कौन सा डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 मतलब कौन सा डिविडेंड, एक्सपेक्टेशन ही होती है ना, जब मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी मेरी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन आज थोड़ी होगी, कल की होगी। मैंने आज अगर रिलायंस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट किस पे किया होगा, मैंने P0 पे किया होगा। लेकिन मुझे आज, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मुझे आज डिविडेंड मिले कि कल डिविडेंड मिले, एक साल के बाद मिले, तो उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसीलिए जब भी कोई भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं होगी, और दूसरी एक्सपेक्टेशन किसकी रहेगी, ग्रोथ की रहेगी। किसकी रहेगी, ग्रोथ की रहेगी। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको नहीं लगता ये इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, कंपनी के पास जब पैसा आएगा, कंपनी के पास जब पैसा आएगा, तो क्या वो P0 आएगा कि नेट प्रोसीड्स आएगा, हाँ मतलब 1000 रुपीज आएगा कि उससे कम आएगा। कंपनी के पास जब पैसा आएगा, तो वो 1000 रुपीज आएगा कि उससे कम आएगा, उससे कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताओ केई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केई का फॉर्मूला कुछ नहीं बनेगा, जहां पे P0 है वहां पे क्या कर दोगे, नेट प्रोसीड्स कर दोगे, एंड दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ केई, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ केई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कि बाउंसर समझ में आई तो हाँ बोलोगे, बाउंसर गया तो क्वेश्चन पूछोगे। कांचन कह रही है यस, श्रेयास कह रहा है यस, तेजस यस, वैष्णवी यस, रिमलिम यस, मौसमा यस, वैष्णव तिवारी यस, रोशनी यस। पूरा समझ में आया क्या, कि कोई डाउट है? आरई से केई का फॉर्मूला कैसे लेके आए, जहां P0 है वहां पे क्या कर दिया हमने, नेट प्रोसीड्स कर दिया, वहां पे क्या कर दिया, नेट प्रोसीड्स कर दिया। क्यों वहां पे नेट प्रोसीड्स किया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस को कमाने के लिए कंपनी के पास 1000 रुपया नहीं आया होगा। P0 का मतलब क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। लेकिन क्या कंपनी के पास करंट मार्केट प्राइस आती है कि उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है, जो मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया था इनिशियल 800 रुपीज 780 रुपीज वाला, वो पूरा कनेक्ट कर रहा तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक, मुझे लग रहा है इट्स मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अब नहीं हो सकता इसमें। और हर टर्म का मतलब समझना जरूरी है। अगर मुझे बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो है, फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो है, तो क्या आर इज इक्वल टू के हो जाएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और ये सिचुएशन में आपको नहीं लगता है P0 इज इक्वल टू हो जाएगा, P0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्या? चलो, आज के दिन के लिए काफी है बेटा, मेरा दूसरा एक लेक्चर है 10:45 को, टाइम थोड़ा आगे हो गया, तो कल मिलेंगे वापस बेटा। बस रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते, सी यू टुमारो अगेन। मैं स्टॉप शेयरिंग कर